चलिए आज हम लोग बात करेंगे बेटा चैप्टर 7 पे मौर्य काल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज कि मौर्य काल क्या है, मौर्यन एम्पायर क्या है। तो ये हमारा चैप्टर 7 है। क्या है बेटा? चैप्टर 7 मौर्यन एम्पायर। ठीक है, यानी कि मौर्य काल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मौर्य काल के बारे में क्या है ये मौर्यन एम्पायर या मौर्य काल क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानिए। सबसे जो प्रतापी राजा था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। सबसे जो प्रतापी राजा थे वो कौन थे बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य काल को जानने का स्रोत क्या है, अभी सब मैं बताऊंगा, पहले आप लोग सुनिए मेरी बात को। क्योंकि मौर्य काल के जो इतिहास को जानने में साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी नहीं है। क्योंकि विदेशी यात्रियों के विवरण, जो विदेशी रचनाकार की जो पुस्तकें थी, कहीं ना कहीं मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश उस पर डाला है। चाहे वो बौद्ध रचनाएं हो, चाहे बौद्धों की जो रचनाएं हो, क्योंकि उस समय धीरे धीरे आते आते जो है चीजें काफी बदली। या मौर्य रचनाओं में दिव्यदान कर सकते हैं, दिव्यदान, दिव्यदान कहिए या जैन साहित्य कहिए, मतलब दिव्यदान है बेसिकली कहा जाए। महावंश है, दीपवंश है, ये सारी चीजें हैं। महावंश है, दीपवंश है, इन सभी के बारे में जो है हम लोग इसमें बात कर सकते हैं। ये मौर्य काल को जानने के स्रोत है। ये क्या है? ये मौर्य काल को जानने के स्रोत है बेटा। मौर्य काल को जानने के स्रोत है। पहले बात समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। तो बौद्ध रचनाएं हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों की कमी कोई है नहीं, विदेशी यात्रियों के विवरण भी है। ठीक है, लिख लीजिए, विदेशी यात्रियों के विवरण भी है। भाई कोई भी विदेशी आ रहा है, सब बता रहा है, तो विदेशी यात्रियों के विवरण भी देखने को मिलते हैं। जैन साहित्य भी देखने को मिलते हैं। बात समझ में आया सभी को? जैन साहित्य में कल्पसूत्र है। कौन है बेटा? कल्पसूत्र है। बहुत सी चीजें हैं, यहां तक कि जो है परिष्ट पर्वत है, ये भी चीजें देखने को मिलती है, परिष्ट पर्वत। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य काल को जानने के स्रोत बताइए, तो मौर्य काल को जानने के पहला स्रोत ये हो गया, दूसरा स्रोत ये हो गया, और तीसरा स्रोत ये हो गया। तो तीन चीजें आप बता सकते हैं कि सर मौर्य काल को जानने के तीन हमारे क्या है, हमारे सोर्सेस हैं। क्या है? तीन सोर्सेस है। अभी तो मैं बहुत चीजें नहीं बोल रहा हूं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी क्या है? एक स्रोत है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं, चौथा लिख लो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य चूंकि प्रधानमंत्री भी थे इनके, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी एक स्रोत है। यहां तक कि मुद्रा राक्षस का विशाख दत्त भी एक स्रोत है। मुद्रा राक्षस का विशाख दत्त, ये भी एक स्रोत है। स्रोतों की कमी नहीं है मौर्य काल को जानने के, बहुत है। राजतरंगड़ी है, कलहड़ की राजतरंगड़ी लिख लीजिए। कलहड़ कृत राजतरंगड़ी, राजतरंगिड़ी, राजतरंगड़ी है, ये भी याद रखिएगा। तो बहुत सारे स्रोत हैं मौर्य काल को जानने के बेटा, बहुत सारे स्रोत हैं। उन स्रोतों को ही तो लेके चलना है, उन स्रोतों को लेके आगे भी बढ़ना है हमको। अगर हम मौर्यकालीन शासकों को लेकर चलें कि कौन कौन से शासक हैं, अब मेगस्थनीज की इंडिका के आधार पर भी जो है पिलानी और प्लूटार्क ने मौर्य शासन या मौर्य का शासन काल की विविध प्रविष्टियों को दिखाया है। परिष्ट जो पर्वन है वो हेमचंद्र द्वारा रचित ग्रंथ में जैन शिक्षकों का इतिहास वर्णित है। और ये जो रचना है वो कहीं ना कहीं मगध साम्राज्य और मौर्य शासकों के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन, मगध कैसे विजय किया, मगध के अकाल किस तरह मगध में आए, या चंद्रगुप्त के जैनचार्यों से कैसे संवाद थे, इसका विवरण मिलता है। तो जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं ये मौर्य काल को जानने का स्रोत है। उन स्रोतों के बारे में हमको भी जानना है, उन स्रोतों के बारे में हम सभी को पढ़ना है। मेगस्थनीज की इंडिका के आधार पर, जैसे मैंने कहा, लिख लो, मेगस्थनीज की खनिज की इंडिका
के आधार पर, मेगस्थनीज की इंडिका के आधार पर क्या देखने को मिलता है बेटा? पिलानी और प्लूटार्क ने, लिख लियो, प्लिनी और प्लूटार्क ने मौर्य शासन काल की विविध प्रविष्टियों को स्पष्ट किया है, स्पष्ट किया है। तो ये भी बात आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहले मौर्य काल को जानने के स्रोत जानिए। बहुत सारे स्रोत हमारे पास दिए हैं। हमने बौद्ध रचनाओं की बात की, हमने जैन साहित्य की बात की। अगला जो हम बात करेंगे, जो मौर्य शासकों को लेकर, मौर्यकालीन प्रमुख शासक, लिखिए, मौर्यकालीन प्रमुख शासक। कौन कौन से प्रमुख शासक हैं मौर्यकालीन, थोड़ा इनके बारे में बात कर ले हम। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा आप लोगों ने, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था बेटा 323 से लेकर 148 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसलिए मौर्य राजवंश की नींव रखी, मौर्य राजवंश की का फाउंडर था, मौर्य राजवंश का बेटा यह फाउंडर था। और चंद्रगुप्त ने जो नंद वंश के अंतिम राजा था उसको सत्ता से हटाया, और सत्ता को हटाकर उसने मौर्य वंश की स्थापना की। और कौटिल्य चूंकि उसके गुरु भी थे, उसके मतलब सब कुछ थे, कौटिल्य प्रधानमंत्री बेसिकली थे। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य का सहारा लिया। ये जो घनानंद था, जब सिकंदर आक्रमण कर रहा है तो घनानंद सुरा सुंदरी में व्यस्त है। अब जब भैया राजा तुम्हारे पर अटैक करेगा, तुम्हारा काम है अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मजबूत करना। लेकिन तुम तो राजा हो, तुम तो विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हो। कोई भी राज, मैं बार बार कहता हूं इतिहास की क्लास में, कोई भी राज तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक उसका राजा मजबूत नहीं होगा। तो किसी की मजाल नहीं है कि जो आपके राज्य पे अटैक कर दे। आज भी आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, जीएम बनेंगे, आपके पेन की ताकत है बेटा। अगर आपने लिख दिया किसी का तो भैया डिस्टर्ब हो जाओगे फिर। ये ताकत है, क्योंकि आप जो जिले के क्या हैं, आप पावरफुल व्यक्ति हैं। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता लिया। आपकी पढ़ाई लिखाई बेटा, पढ़ाई लिखाई सिर्फ क्या है, ज्ञान है, लेकिन आपका आईक्यू लेवल कैसा है, आप कैसा मैनेजमेंट करते हैं, आप कैसे चीजों को लेकर चलते हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक राजा की निशानी होती है। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध जो है चाणक्य ने खूब रणनीति अपनाई। अगर महाभारत के युद्ध में अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो क्या अर्जुन जीत जाते? वो रास्ता दिखाते हैं कि अरे अर्जुन, तुम्हारे बच्चा जो है अभिमन्यु को इन्होंने चक्रव्यूह में फंसा के मारा है, और आप इस समय भाई पटदारी की बात करते हो, भाई भतीजावाद की बात करते हो कि ये अपने हैं, इनके ऊपर मैं अटैक नहीं करूंगा। तो चंद्रगुप्त ने अपने गुरु की बात मानी, अपने चाणक्य की बात मानी, और चाणक्य ने भी खूब पॉलिसी बनाई, रणनीति बनाई। और इसका जो विस्तृत अगर वर्णन देखना हो तो मुद्रा राक्षस जो नाटक है, उस नाटक में देखने को मिलता है, जिसकी रचना विशाख दत्त ने जो है 7वीं शताब्दी में किया था। बहुत लोगों ने चंद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ कहा, और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने तो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, एक्सपेंशन के लिए कम से कम 6 लाख सैनिकों की फौज लेकर पूरे भारत में क्या किया बेटा, सैन्य अभियान किया। बिल्कुल जरूरी है, एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपने सेना को मजबूत करना। राजा वैसे ही राजा नहीं होता है, राजा के भी प्रोटोकॉल होते हैं। आज प्रधानमंत्री जी हैं तो कोई राष्ट्रपति उन्होंने बनाया, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई राज्य मंत्री है, राज्यों में सीएम है, विधायक है, एमएलसी है। कहा जाता है कि 6 लाख की सेना, और सेना जिसकी मजबूत, अंग्रेजों की नौसेना मजबूत थी। एक बिच्छू भर अंग्रेज इस देश पर आए और उन्होंने मानसिक गुलाम बना दिया।
जस्टिन नामक एक यूनानी लेखक था, उसने कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बेटा 6 लाख सैनिकों की फौज ली और पूरे भारत में जो है सैन्य अभियान कर दिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को पूर्वी अफगानिस्तान का, बलूचिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र दिया और चंद्रगुप्त ने भी उसके बदले उसको दिया। एक राजा दूसरे राजा को उपहार देता था। पहले के राजा भैया उपहार सोना चांदी होता था, हाथी होता था। मान लो आजकल थार, फॉर्च्यूनर और डिफेंडर लोग दे रहे हैं, उस समय हाथी था तो हाथी लोग दे देते थे, जिसका जो राज्य था उस राज्य को दे देते थे। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत पावरफुल व्यक्ति था। इसका जो शासन था, इसका एरिया बड़ा विस्तृत था। जैसे आज मोदी जी हैं, हर राज्य को जीतने के लगे हुए हैं कि ये भी जीत ले, वो भी जीत ले, इसको क्यों छोड़े, उसको क्यों छोड़े। तो ये सारी चीजें बेटा कहीं ना कहीं देखने को हम लोग को मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और भी तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्यों का जो शासन था बेटा, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़ के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में था। अब सोचिए कितना बड़ा शासन था। तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट का जो है कुछ भागों को छोड़ दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट के कुछ भागों को छोड़कर कुछ भागों को छोड़कर पूरे उपमहाद्वीप में था। मेरे प्यारे दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम वालों हो वो भी इस बात को ध्यान से सुने। ये ऐसा कुछ नहीं है जो हिंदी इंग्लिश कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। चंद्रगुप्त के साम्राज्य की जानकारी है मेगस्थनीज की इंडिका, और इसके साथ साथ बेटा आप जानते होंगे कौटिल्य की जो रचना है अर्थशास्त्र से मिलती है। रिटेन बाय कौटिल्य, रिटेन बाय कौटिल्य, अर्थशास्त्र से मिलती है। तो अगर आपसे पूछे कि इसके साम्राज्य की जानकारी, तो मेगस्थनीज की इंडिका और अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य से मिलती है। क्या इस बात को नहीं कर सकते? सेल्यूकस ने तो चंद्रगुप्त मौर्य को पूर्वी अफगानिस्तान दे दिया, बलूचिस्तान दे दिया, और चंद्रगुप्त ने उसके बदले उसको 500 हाथियों का उपहार दिया। क्योंकि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में, और इस युद्ध में चंद्रगुप्त विजयी हुआ था और उसने पश्चिमोत्तर जो भारत को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो पहले के राजा दो ही तरीके से साम्राज्य विस्तार करते थे, कहते थे या तो तुम हमसे युद्ध लड़ लो या हमसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो, दो ही तरीके थे। तो चंद्रगुप्त ने कहा नहीं नहीं, हम तो तुमसे युद्ध लड़ेंगे, और युद्ध लड़ा, उनसे भैया ले लिया। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त बहुत ही पहुंची चीज था, इसको हल्के में नहीं ले सकते। और मैंने कहा कि साम्राज्य की जो जानकारी है मेगस्थनीज की इंडिका और अर्थशास्त्र की जो है कौटिल्य के द्वारा दी गई है, उसके द्वारा देखने को मिलती। जो व्यक्ति सेल्यूकस, और ये भी लिख लीजिए, जो सेल्यूकस है, सेल्यूकस जो वर्ष चंद्रगुप्त वो 305 ईसा पूर्व में हुआ, ईसा पूर्व में, और युद्ध का परिणाम यह हुआ चंद्रगुप्त विजयी हुआ। और जब तुम विजयी हो जाओगे तो जाहिर सी बात है विपक्ष का क्या करोगे, विपक्ष की जितनी भी चीजें हैं उसको हैंड ओवर करोगे, मतलब हैंड ओवर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जिसमें कहो चंद्रगुप्त विजयी हुआ, सेल्यूकस हार गया, तो इसे कह सकते हैं कि इसने पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान लिख लीजिए, पूर्वी अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, पूर्वी अफगानिस्तान है बेटा, बलूचिस्तान है, और कहा जाए इसे पश्चिम का क्षेत्र दे दिया, क्षेत्र दे दिया। बात समझ में आया? ये राजा है, हल्का फुल्का व्यक्ति नहीं है, पावरफुल व्यक्ति है चंद्रगुप्त। और आने वाली जो जनरेशन है काफी मजबूत है। इस बात को आप सभी को सेल्यूकस वर्सेस चंद्रगुप्त की जो लड़ाई हुई 305 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त उसमें विजयी हुआ। अगर हम बात करें बेटा
जो चंद्रगुप्त के जो सेनापति हैं, आप जानते भी हैं चंद्रगुप्त के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो दक्षिण भारत की विजय के विषय में जो जानकारी मिलती है वो तमिल ग्रंथ से मिलती है। लिख लीजिए, चंद्रगुप्त, नोट करके लिखिए, के मौर्य के दक्षिण भारत विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ, उस तमिल ग्रंथ का नाम लिख लीजिए। क्या नाम है? उस तमिल ग्रंथ का नाम है बेटा, उसका नाम है, लिखिए, पुर्नानुरु। पुर्नानुरु से मिलती है। दो चीजें याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में, लिख लो, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में, लास्ट स्टेज में, सिंहासन को छोड़ दिया और सिंहासन को छोड़कर जैन मुनि जो भद्रभाऊ थे उनसे जैन धर्म की शिक्षा लिया। अंतिम चरण में सिंहासन को छोड़कर जैन मुनि भद्रभाऊ से शिक्षा दीक्षा लिया। शिक्षा तो नहीं, दीक्षा ही बोलो तो अच्छा रहे। दीक्षा लिया। जो डीएम होते हैं जिंदगी भर मेहनत करते हैं, जिंदगी भर ट्रांसफर नेता ये वो करते हैं और जिंदगी के आखिरी छोर में वो अपने गांव चले जाते हैं और सुकून की जिंदगी जीते हैं। दीक्षा जब उनसे लेते हैं भद्रभाऊ से, और एक जगह है कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, पर वो उपवास करते हैं। उपवास मतलब बिना खाए संलेखना पद्धति से अपने प्राण को उन्होंने त्याग दिया था। तो जब शिक्षा दीक्षा इन्होंने लिया और ये शिक्षा दीक्षा लेकर ये चले गए कर्नाटक। कर्नाटक में एक जगह है बेटा, लिख लो, कर्नाटक चले गए। कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, और श्रवणबेलगोला में बेटा संलेखना पद्धति से, संलेखना एक पद्धति है, प्रोसेस है, उस पद्धति से बिना अन्न खाए, संलेखना पद्धति से क्या किया बेटा? प्राण को त्याग दिया, प्राण को त्याग दिया। संलेखना पद्धति से बेटा इन्होंने प्राण को त्याग दिया। ये कहानी जो है ये उस राजा की है जो जीवन में कभी युद्ध हारता ही नहीं था और सबसे बड़ा राज्य जिसका था, जिसका राज्य बेटा सबसे बड़ा था, उस राजा की ये कहानी है। ये कहानी उस चंद्रगुप्त मौर्य की है जिसने बड़े बड़े सुरमाओं को हराया और जीवन के आखिरी दौर में जैन धर्म को अपना लिया और संलेखना पद्धति से उपवास रखकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, शरीर को त्याग दिया, इस जीवन चक्र से मुक्ति पा लिया। आप जानते हैं कि इसी का जो प्रधानमंत्री थे कौटिल्य थे, और मौर्य स्रोतों को जानने का या मौर्य इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स है वो अर्थशास्त्र है। कौटिल्य को तरह तरह के नामों से संज्ञा दी गई है। कोई इसे विष्णुगुप्त कहता है, कोई इसे चाणक्य नाम से जानता है। जो चाणक्य थे वो तक्षशिला के शिक्षा केंद्र में अध्यापन का कार्य करते थे। पुराणों में उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। यहां तक कि महाभारत शैली भी कहा जाता है। यह गद्य और पद दोनों में है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में सैन्य और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण भी मिलता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य को कई नामों से जाना जाता है। कोई इसे विष्णुगुप्त कहता है,
कोई उसे चाणक्य कहता है। कौटिल्य कौन थे? तक्षशिला में अध्यापन का कार्य करते थे। और इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, और मौर्यों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत भी है अर्थशास्त्र। मौर्यों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बात समझ में आया? यह प्रामाणिक पुस्तक भी है। इसको तो भारत का, कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है, कहा जाता है। समझिए, ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूं, ये सारी चीजें हैं जो अर्थशास्त्र है, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, पर लिखी गई प्रामाणिक पुस्तक, प्रामाणिक पुस्तक। अर्थशास्त्र में चूंकि सैन्य और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अच्छा, जो अर्थशास्त्र है वो किस भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में, संस्कृत में। चाणक्य के बाद आता है बिंदुसार। चाणक्य के बाद आता है बेटा बिंदुसार आता है। बिंदुसार के बारे में आप जानते होंगे, ये 298 से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया बिंदुसार। बिंदुसार किसका पुत्र था बेटा? ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। लिख लो, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। बिंदुसार पिताजी के बाद गद्दी पर बैठा, और बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक बढ़ा। अब दक्षिण जो बाप काम नहीं कर पाए वो बेटा कर दिया। इसके शासनकाल में कलिंग, कलिंग चूंकि उड़ीसा में पड़ता है, और दक्षिण भारत के राज्य साम्राज्य में शामिल नहीं थे, कलिंग ये भी नहीं जीत पाया था। यूनानियों ने तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। यूनानियों ने, लिख लो, ने अमित्रघात कहा है, अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं को नाश करने वाला, नाश करने वाला, शत्रुओं को बेटा नाश करने वाला। और बिंदुसार के शासनकाल में एक सीरिया के शासक थे एंटियाकोटस ने एक राजदूत भेजा जिसका नाम है डाइमेकस। तो बिंदुसार के शासनकाल में सीरिया के राजा, सीरिया के राजा एंटियाकोटस ने डाइमेकस को भारत भेजा, डाइमेकस को बेटा भारत भेजा। और एंटियाकोटस ने डाइमेकस को भारत भेजा, और बिंदुसार ने कहा कि भाई राजदूत भेज ही रहे हो तो कुछ और भी भेज दो। बिंदुसार ने एंटियाकोटस से कहा कि भैया हमको सूखी अंजीर भेजना, हमको कुछ बढ़िया अंग्रेजी जो वाइन भेज देना, और कुछ दार्शनिक की मांग उस समय बिंदुसार ने एंटियाकोटस से किया था। लेकिन एंटियाकोटस ने कहा देख बेटा, सूखी अंजीर तो तेरे को भेज देंगे, हम मदिरा भी भेज देंगे, लेकिन तीसरा जो तुमने दार्शनिक फिलोसफर की मांग की है ये हम नहीं भेज देंगे।
बात समझ में आया? तो ये कहने के लिए है, तो बिंदुसार ने एंटियाकोटस से कहा कि सूखी अंजीर, क्या बेटा, सूखी अंजीर, ये कई बार पूछा भी जाता है, लिख लो, नोट करके लिखो। बिंदुसार ने डाइमेकस से, लिखो, बिंदुसार ने डाइमेकस से सूखी अंजीर, सूखी अंजीर कहा, शराब कहा, और दार्शनिक को भेजने के लिए कहा, को भेजने के लिए कहा। बिंदुसार ने कहा देखो भाई, मैं तेरे को ये भेज देता हूं, सूखी अंजीर भेज देता हूं, तेरे को शराब भेज देता हूं, लेकिन हम दार्शनिक नहीं भेज पाएंगे, हम नहीं भेज पाएंगे। बात समझ में आया? बिंदुसार ने के समय जो है, जो तक्षशिला था, उसमें दो विद्रोह हुए थे। बिंदुसार के समय जो तक्षशिला था के समय, कहा जाता है कि तक्षशिला में दो विद्रोह हुए। तक्षशिला में बेटा दो विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार इसी का बेटा था ना, बिंदुसार का अशोक। तक्षशिला में दो विद्रोह हुए और तक्षशिला में दमन करने के लिए पहली बार अशोक को भेजा, अशोक को, और दूसरी बार किसको भेजा था? दूसरी बार भेजा बेटा सुसुम को भेजा था, सुसिम को भेजा। लिख लीजिए, सुसिम को भेजा, लिखिए फटाफट इतना। इसके बाद इसी का पुत्र आता है बेटा अशोक, अशोक महान, अशोक सम्राट अशोक। ये वही अशोक है जिसके बाप दादा को जीत नहीं पाए कलिंग उड़ीसा वाला, ये अशोक ने जीता, लाखों भाइयों का नरसंहार किया और धम्म का चोला पहन लिया। 273 से 232 ईसा पूर्व अशोक ने, चूंकि सत्ता तो 273 में ही प्राप्त कर ली थी, राज्याभिषेक हुआ इसका 269 ईसा पूर्व में, राज्याभिषेक। और सत्ता प्राप्ति तथा राज्याभिषेक के मध्य 4 वर्षों का इसको संघर्ष करना पड़ा। इसको नहीं था हल्के में मिल जाए कुछ भी, 4 साल बेचारा संघर्ष किया। सब लड़ रहे थे हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, और उस समय एक ही चीज थी, जिसके पास ताकत है, जिसके पास शौर्य है, जिसके पास लड़ने की क्षमता है, वही राजा बनेगा। सत्ता प्राप्त करने के लिए 4 साल इसको संघर्ष करना पड़ा। 269 में इसको जो है गद्दी मिली, राज्याभिषेक इसका होता है, लेकिन 4 वर्ष तक बेटा ये बहुत संघर्ष किया। जो काम इसके ग्रैंडफादर नहीं कर पाए, जो काम इसके फादर नहीं कर पाए, कलिंग को जीतना, सब जीते कलिंग नहीं जीते, अशोक ने कलिंग को जीत लिया। लाखों कत्लेआम हुआ, कहा जाता है कि लाखों भाइयों को इसने मार दिया। और अशोक ने जब कलिंग को जीता ना बेटा, उसके बाद मन उसका इतना द्रवित हो गया, कहा कि यार ये लड़ाई झगड़ा हमारे बस का है नहीं, बहुत लड़ लिए, बहुत जीत लिए, कितना जीते, पूरी दुनिया तो अपनी हो गई। उसने धम्म का सहारा लिया। अशोक पहला जो कहा जाए भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों के द्वारा अपनी प्रजा को संबोधित किया, पहला राजा था। तो पहला राजा जिसने अपने अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख हैं, प्रजा को संबोधित किया, प्रजा को संबोधित किया,
संबोधित किया। जैसे अशोक के जो अभिलेख है उसको 5 भागों में बांटा जाता है। जो अशोक के जो अभिलेख है, अभिलेख को 5 भागों में बांट सकते हैं, 5 भागों में। पहला है, अभिलेख में पहला लिखिए, कौन सा बेटा? दीर्घ शिलालेख। दीर्घ शिलालेख। दूसरा लिखिए, दूसरा लिख लो बेटा, लघु शिलालेख। लघु शिलालेख। तीसरा लिखिए, पृथक शिलालेख। चौथा लिखिए, पृथक शिलालेख के बाद लिख लीजिए दीर्घ स्तंभ लेख। दीर्घ स्तंभ लेख। और पांचवा लिख लीजिए लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख। तो याद रखिएगा, ये अशोक के बारे में ये सारी चीजें कही गई हैं। इसने अपनी भाषा प्राकृत भाषा में लिखे, मतलब साम्राज्य के अधिकांश कहा जाए अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी भाषा में है। लेकिन पश्चिमोत्तर भाग में अगर आप देखेंगे, अशोक के अभिलेख को खरुष्टी भाषा और अरमाइक लिपियों में लिखा गया। अफगानिस्तान में जाएंगे तो इनकी भाषा और लिपि अरमाइक और यूनानी दोनों है। तो ये भी बात आप सभी को लिखना है, तो नोट डाउन करके लिखिए। जो भाषा कौन सी, किस भाषा में अशोक ने लिखे? तो प्राकृत भाषा, मेन यूज अशोक ने प्राकृत भाषा किया। प्राकृत भाषा। लेकिन एक चीज और है कि अभिलेख साम्राज्य के अधिकांश भागों में ब्राह्मी लिपि में लिखे थे, लेकिन पश्चिमोत्तर सीमा में खरोष्टी में लिखे थे। पश्चिमोत्तर सीमा में ये खरोष्टी में लिखे थे। पश्चिमोत्तर में खरोष्टी और प्लस अरमाइक लिख लो, अरमाइक, अरामाइक। जबकि बेटा अफगानिस्तान में जो इनकी भाषा और लिपि थी, अफगानिस्तान में भाषा और लिपि, अफगानिस्तान में बेटा जो भाषा थी, जो इनकी लिपि थी, अरमाइक और यूनानी दोनों थी। अरामाइक और यूनानी दोनों थी। तो बेटा ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो ये जब भी मैं आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप इसमें बताइएगा कि सर अरमाइक भाषा, खरोष्टी भाषा, ब्राह्मी भाषा। तो अगर हम बात करें बेटा अशोक की धम्म नीति को लेकर, अशोक की जो धम्म नीति है, जब कलिंग का युद्ध हुआ, अशोक बौद्ध बन गया और उसने बौद्धों को अपार दान दिया और धम्म यात्रा भी किया। अशोक ने बौद्धों का तीसरा समिति भी आयोजित की। भाई बौद्ध धर्म की जो तीसरी समिति, ये बौद्ध धर्म को ज्वाइन करता है। यहां तक कि बेटा अशोक ने अपने विषय में बड़ा आदर्श था। वो एक राजा था, राजा का योग्य था। उसने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वह राजा के प्रतिनिधि के नाते प्रजा की देखभाल करे। अशोक ने स्त्रियों के लिए इसने धम्म महामात्र की नियुक्ति की, महामात्र की। अशोक कर्म कांडों का, विशेषकर अनुष्ठान और रस्मों का विरोधी था। उसने अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगाया। ये वही व्यक्ति है पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगाता है, लिख लो, पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक। किसी को मार कर खाना ये कहां का न्याय है? रोक लगाया। अरे मारना हो शेर को मारो यार, पशु पक्षी को क्यों मारते हो? अपने से बड़े को मारो। अगर इसके प्रशासन को लेकर बात करें, प्रशासन, तो मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था और अनेक प्रांत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे। प्रांतों में भी सबसे छोटी इकाइयों में विभक्त था, ग्रामांचल और नगरांचल कहा जाता था। और मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। लिख लीजिए, प्रांतीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था 5 प्रांतों में विभक्त था।
अब सर ये 5 प्रांत कौन से? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, पहला लिखो उत्तरापथ, दूसरा लिखो दक्षिणापथ, तीसरा लिखिए अवंती, कलिंग, अवंती है, चौथा लिखिए कलिंग है, और पांचवा बट नॉट लिस्ट लिख लो बेटा, पांचवा जो है वो आपका प्राच्य प्रदेश है, प्राच्य प्रदेश, प्रदेश। जो उत्तरापथ था उसकी जो कैपिटल थी, मान लो राजधानी आपसे पूछ दे, उसकी राजधानी तक्षशिला थी, तक्षशिला थी। जो दक्षिणापथ था, दक्षिणापथ जो है उसकी राजधानी जो थी वो सुवर्णगिरी थी। जो अवंती था, अवंती की राजधानी कहां थी बेटा? उसकी उज्जैनी थी। कलिंग था, उसकी राजधानी कहां थी? कलिंग की राजधानी तोसली थी। कहां पर थी बेटा? तोसली। प्राच्य प्रदेश पाटलिपुत्र। 5 प्रांतों में विभक्त था। उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, अवंती, उज्जैनी, कलिंग, तोसली। तोसली है बेटा, कुछ और मत पढ़ना तुम लोग। और प्राच्य प्रदेश मतलब पाटली। प्रांत के बारे में तो 5 प्रांतों का भी यहां पर जिक्र किया है। सैन्य प्रशासन को देखा जाए, सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन को देखा जाए अशोक के, क्योंकि फोकस इसलिए ज्यादा कर रहा हूं कि अशोक इंपॉर्टेंट भी है। तो मेगस्थनीज कहता है कि 30 अधिकारियों की एक परिषद होती थी। 30 अधिकारियों की एक परिषद मान लो, अधिकारियों की परिषद। और ये 30 अधिकारियों की जो बेटा परिषद होती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त था, 6 समितियों में विभक्त में बटा हुआ था, बटा था। अरे 5 6 30 तो हो ही गया, 5 into 6, जिसमें पैदल था, लिख लो पैदल, घुड़सवार, पैदल है बेटा, घुड़सवार है, हाथी है, रथ है, नाव है, और सवारी सेना, एंड 6। तो अगर आपसे पूछे कि 6 समितियां कौन सी थी, तो क्या ये 6 समितियों के बारे में आप लिख सकते हैं? सर ये क्या है? ये 6 समितियां। ये सैन्य प्रशासन की उसकी ताकत को दिखाता है। कई समितियों में, जैसे मैंने पैदल कहा, मौर्य सेना जो थी वो नंद सेना से लगभग 3 गुनी थी, और इसकी जो 6 जो समितियों में से विभक्त किया गया था। किसी भी राज्य को जानना हो तो पहले उसकी इकोनॉमी को जानो, अर्थव्यवस्था क्या है। राजा की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत कहलाएगी जब राज्य सुदृढ़ रूप से चलेगा। अर्थशास्त्र के अनुसार कहा गया है कि इसके राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उनका कार्य क्या था? नियमों को चलाना, गतिविधियों को चलाना, यही सब था। ये अधिकारी जो कृषि पे, वाणिज्य पे, व्यापार पे, जो बाप माट आता उस पे, कताई बुनाई, खान, इन सभी पर जो है नियंत्रण, नियम लगा के करते थे। यहां पर जो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, उद्योग धंधों की स्थिति बहुत अच्छी थी, कल कारखानों की स्थिति मतलब उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी थी। कृषि और व्यापारियों से उगाए जाने वाले बहुत सारे करों का नाम उल्लेख भी यहां पर किया गया है। वाणिज्य व्यापार बड़ा अच्छा चलता था, राज्य का नियंत्रण होता था। ताम्रलिप्ति हो या पूर्वी तट का बंदरगाह जो था ताम्रलिप्ति था, जहां से श्रीलंका के लिए जहाज खुलते थे। तो चाहे जो आर्थिक व्यवस्था की बात अगर मैं करूं, तो आर्थिक व्यवस्था में लिख लो 2-4 पॉइंट। कृषि की स्थिति बहुत अच्छी, जो एग्रीकल्चर था बहुत अच्छा, उद्योग धंधे की स्थिति बहुत अच्छी, और मैंने कहा अनेक उद्योग धंधे थे मौर्य काल में। सूत काटने वाले, कपड़ा बुनने वाले, कपड़ा बुनने का कार्य होता था, कार्य होता था, कार्य होता था। यहां तक कि बेटा मैं कहूं कि वाणिज्य व्यापार पर राज्य का नियंत्रण होता था, यह भी कहूं तो गलत नहीं है। वाणिज्य व्यापार पर राज्य का नियंत्रण होता था।
नियंत्रण होता था, राज्य का नियंत्रण होता था। ताम्रलिप्ति कहा जाए बेटा, तो ताम्रलिप्ति कौन था? हु इज ताम्रलिप्ति? ताम्रलिप्ति जो कहा जाए तो ताम्रलिप्ति जो था बेटा पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह था। लिखिए ताम्रलिप्ति पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह, लिख लो ताम्रलिप्ति। जहां से श्रीलंका के लिए व्यापार होता था, जहां से श्रीलंका के लिए व्यापार मतलब व्यापार मतलब श्रीलंका के लिए जहाज खुलते थे, कह सकते हैं जहाज खुलते थे। लेकिन बेटा जो पश्चिम तट था ना, पश्चिम तट जो वेस्टर्न कोस्टल था, तट था, भड़ोच और सोपारा दो प्रमुख बंदरगाह थे। लिख लीजिए भड़ोच और सोपारा प्रमुख बंदरगाह थे। क्लियर है सबको? तो व्यापार की स्थिति बेटा बड़ा अच्छा था, सब कुछ। चलिए मान लीजिए, मैं मान लूं कि मौर्य साम्राज्य बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था, सब व्यापार होता था, कृषि की स्थिति अच्छी थी, उद्योग धंधों की स्थिति अच्छी थी, अरे सब ठीक थी, फिर भी इसका पतन क्यों हो गया? तो लिखिए मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। लिखिए पतन के कारण। पतन के कई कारण हो सकते हैं बेटा, किसी के पतन के एक नहीं अनेक कारण होते हैं। पहला, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, समझ लो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। दूसरा लिखो, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की उपेक्षा की गई, विदेशी आक्रमण की शुरुआत भी हो गई थी। लिख लो। तो अगर आपसे पूछे कि साहब पतन के कारण क्या थे, तो पतन के कारण आप बता दीजिएगा साहब ये पतन के कारण थे। एक और था बेटा दमनकारी प्रशासन में, लिख लो। पावर दे दोगे तो वो भी जो है आतंक मचाना शुरू कर देगा, वही हुआ भी। मौर्य साम्राज्य के टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण प्रांतों में दमनकारी शासन भी था। तक्षशिला के नागरिकों ने अशोक के जो कलिंग अभिलेखों से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे जो अत्याचार, उसने महामात्रों को आदेश दिया कि समुचित कारण के बिना वे नागरिकों को सताए नहीं। कलिंग की बात अगर करें, उज्जैन की बात करें या तक्षशिला में अधिकारियों के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर की जो परिपाटी की योजना उसके द्वारा चलाई गई। खैर ये सब चीजें रहेंगी। तो मौर्य शासन के पतन के अगर कोई कारण पूछे बेटा तो ये बता देना, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की उपेक्षा की गई, या विदेशी आक्रमण की शुरुआत और दमनकारी प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना अत्यधिक दान दे दिया कि राजकोष खाली हो गया। मौर्य साम्राज्य का तब पतन होना कंप्लीट क्लियर हो गया, और मौर्य साम्राज्य की जो अंतिम अवस्था में अपने खर्च को पूर्ण करने के लिए मौर्यों को सोने की देव प्रतिमाएं तक गलानी पड़ी थी। अब सोचिए, इतनी भी आपके घर में पैसा है, आप अपने घर की जरूरतों को नहीं पूरा करते हो और आप पता चलता है कि दान कर रहे हो। अरे भैया घर बर्बाद हो जाएगा, घर वाले भूखे हो जाएंगे, पहले घर वालों का पेट भरो। राजा है आप धर्म का चोला कब तक पहनोगे? अपने खर्च को पूरा करने के लिए अगर मौर्य साम्राज्य को अपने सोने की देव प्रतिमाएं तक गलानी पड़ रही हैं, इसलिए राजा का पावर में होना जरूरी है, राजा तटस्थ होकर फैसला लेना जरूरी होता है। खैर ये सारी चीजों को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो बेटा मौर्य एम्पायर के बारे में जो हमने आज चर्चा की है, इसको अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।